अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने न्यूरो रिहेबिलिटेशन में जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें बेसिक इनपुट आपने देखना है, विजन, प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर सिस्टम का एनालिसिस करना है या इवेल्यूएशन एग्जामिनेशन करनी है। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है, आपका ऑक्यूलर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, गेट को कंट्रोल करता है और आपके बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। डिसऑर्डर्स ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम जो हैं वो मेजर डिसरप्टर्स होते हैं जो स्पेटियल डिसओरिएंटेशन आपकी बॉडी में कॉज कर सकते हैं। कॉजेज़ डिजीनेस के भी हो सकते हैं, वर्टाइगो के, बाय अ लॉस ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन। मतलब वेस्टिबुलर फंक्शन जब लॉस होता है तो उसमें डिजीनेस या वर्टाइगो मेन सिम्टम्स आते हैं आपके पास। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज सबकी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। पैथोफिजियोलॉजी जो है उसमें बैलेंस की सबसे पहले बात करें तो बैलेंस जो है वो आपका रिक्वायर करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम, इनपुट फ्रॉम द विजुअल सिस्टम, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर सिस्टम का बैलेंस जो है आपस में या कोऑर्डिनेशन जो है। उसके बाद इनपुट फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, वेस्टिबुलो स्पाइनल आ जाता है उसमें। सेंट्रल कॉजेज जो हैं उसमें सेंट्रल सर्किट्स जो आपके वेस्टिबुलर सिस्टम यानी पॉस्चर, गेज कंट्रोल या ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो सारे इसके सेंट्रल कॉजेज में आ जाते हैं। उसके बाद डिसरप्शन ऑफ बैलेंस आ जाता है बिटवीन इनपुट्स रिजल्ट्स इन वर्टाइगो। गोल ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि आपने रिस्टोर करना है बैलेंस बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम। इंटीमेट लिंकेज जो है ब्रेन स्टेम के अंदर या पाथवेज जो हैं वो वेस्टिबुलर या विजुअल इनपुट से उसकी कोऑर्डिनेशन से सारे इसके फंक्शंस जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ वेस्टिबुलर इनपुट रिजल्ट्स इन नोजिया, वॉमिटिंग, पैलर, रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी चेंजेस। फिर सबसे पहली कंडीशन आपके पास आ जाती है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, इनर ईयर का डिसऑर्डर है जो पर्सन को एक्सपीरियंस जिसमें पर्सन एक्सपीरियंस करता है सिम्टम्स सच एज सडन सवेयर वर्टाइगो, स्पिनिंग या स्विंग सेंसेशन उसको फील होती है, डिजीनेस हो सकती है, बैलेंस प्रॉब्लम्स, नोजिया या वॉमिटिंग सिम्टम्स आते हैं। सडन ऑनसेट होता है इसमें वर्टाइगो का, यूजुअली विदाउट हियरिंग लॉस, इसमें हियरिंग लॉस साथ एसोसिएटेड नहीं होता। पीरियड ऑफ सेवरल आवर्स जिसमें सवेयर जो है लास्ट अ फ्यू डेज रिजॉल्व्स ओवर वीक्स। उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो सकती है वेस्टिबुलर नर्व की जो वायरल ओरिजिन, मतलब कि वायरस या कोई वायरस जो है वो इन्फेक्ट उसको कर सकता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए वेस्टिबुलर नर्व की। स्पॉन्टेनियस कंप्लीट सिम्टोमेटिक रिकवरी विद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट जो है उसमें एम या गोल फिक्स किया जाता है कि आपने इन्फ्लेमेशन को स्टॉप या प्रिवेंट करना है। देन आपके पास आ जाती है सेकेंड BPV, BPPV, बिनाइन पैराऑक्सिस्मल पैराऑक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसको BPPV भी कहते हैं। तो बिनाइन पैराऑक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो क्या होती है आपकी, इसमें ये होता है डिसऑर्डर अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम इन द इनर ईयर। सिम्टम्स इसमें आपको मिलते हैं रिपीटेड ब्रीफ पीरियड्स ऑफ वर्टाइगो विद मूवमेंट दैट इज ऑफ स्पिनिंग सेंसेशन अपॉन चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ हेड। मोस्ट कॉमन कॉज है ये वेस्टिबुलर सिस्टम की डिस्टर्बेंस का, डिसफंक्शन हो जाता है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का, और इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं, एक है कुपोलिथियासिस, एक है कैनाली लिथियासिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यूपोलिथियासिस जो है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है ऑन द क्यूपुला, और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है ग्रेविटी पे, और कैनाली लिथियासिस में होता है कैल्शियम का डेब्रिस या ऑटोकोनिया भी उसको कहते हैं। जो कैल्शियम डेब्रिस होता है वो आपका डिस्प्लेस होके मूव कर जाता है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में, और इसमें ये जो है उसके साथ अटैच नहीं होता क्यूपुला के साथ। उसके बाद हेड मूवमेंट्स, इसमें लुकिंग अप, लाइंग डाउन, रोलिंग ऑन टू इफेक्टेड एयर, ये जो है वो अफेक्टेड हो सकती हैं। रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लज या ऑटोकोनिया, यानी ऑटोकोनिया की जो है मूवमेंट वो लीड करता है उसको। वर्टाइगो जो है उसमें फ्यू सेकेंड्स वर्टाइगो लास्ट करता है। ट्रीटमेंट अप्रोचेज में लिबरेटरी मैन्योवर्स आ जाते हैं, लिबरेटरी मैन्योवर्स। सेकेंड वन पार्टिकल repositioning, थर्ड वन इज
हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस। अब ये क्या होता है लिबरेटरी मैन्यूवर, पार्टिकल रीपोजिशनिंग एंड हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस। लिबरेटरी मैन्यूवर को आप सीमेंट मैन्यूवर भी कहते हैं। सीमेंट मैन्यूवर इसमें ये करते हैं कि पेशेंट को जो है वो एज ऑफ बेड पे बिठा दिया जाता है और उसको कहता है थेरेपिस्ट के 45 डिग्री जो है वो अपना हेड इस तरह से टर्न करे टू द राइट साइड, उसके बाद क्विकली लाई डाउन ऑन योर लेफ्ट साइड, मतलब 45 पे रोटेट करके या टर्न करके उसके बाद उसी साइड पे, मतलब अगर मैंने इस साइड पे अपना टर्न किया तो उसी साइड पे मैं बेड पर लेट जाऊँ। स्टे देयर फॉर 30 सेकेंड्स, क्विकली मूव टू लाई डाउन ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ बेड। उसके बाद आपने 30 सेकेंड के बाद उठना है, दूसरी तरफ रोटेट करना है अपने, या टर्न करना है हेड को और उस तरफ लेट जाना है, उस पोजीशन को 30 सेकेंड्स मेंटेन करना है। देन रिटर्न स्लोली टू सिटिंग एंड वेट अ फ्यू मिनट्स। रिवर्स दीज मूव्स फॉर द राइट ईयर। सेकेंड आपके पास आ जाती है पार्टिकल रीपोजिशनिंग। पार्टिकल रीपोजिशनिंग में ये करते हैं, फर्स्ट पेशेंट मूव फ्रॉम अ सिटिंग टू अ रिक्लाइनिंग पोजीशन विद योर हेड टर्न्स टू द अफेक्टेड साइड बाय 45 डिग्रीज। उसके बाद जो है उसको एक्सटेंड करने का कहते हैं हेड को ओवर द एज ऑफ अ टेबल एट अ स्लाइड एंगल। स्टेप 2 जो है उसमें हेड एक्सटेंडेड होगा ओवर द एज ऑफ द टेबल और इसमें क्या करेंगे, हेड को स्लोली टर्न करेंगे अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड टू 90 डिग्रीज। उसके बाद स्टेप 3 आ जाता है कि रोल ऑन टू योर साइड टर्न करनी है आपने। योर हेड शुड बी स्लाइडली एंगल्ड वाइल यू लुक डाउन एट द फ्लोर। स्टेप 4 फाइनली यू रिटर्न केयरफुली टू द सिटिंग पोजीशन विद योर हेड टिल्टेड डाउन एंड रिटर्न टू द सेंटर पोजीशन। थर्ड आ जाती हैं आपके पास हैबिचुएशन एक्सरसाइजेज। हैबिचुएशन एक्सरसाइजेज में डिफरेंट मूवमेंट्स आ जाती हैं। बेड में या सिटिंग में आप कौन कौन सी मूवमेंट्स परफॉर्म करवा सकते हैं। आई मूवमेंट्स अप एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड, फोकसिंग ऑन फिंगर मूविंग फ्रॉम 3 feet to 1 foot अवे फ्रॉम फेस। सेकेंड आ जाती हैं हेड मूवमेंट्स, बेंडिंग टूवर्ड्स बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, टर्निंग फ्रॉम साइड टू साइड। थर्ड आ जाती हैं सिटिंग में आपने कौन सी करानी है, आई एंड हेड मूवमेंट्स एज वन इन बेड और सिटिंग में जो आप करवाते हैं। श्रग एंड सर्कल शोल्डर्स, बेंड फॉरवर्ड एंड पिक अप ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड। उसके बाद स्टैंडिंग आ जाती है, स्टैंडिंग में आई हेड एंड शोल्डर मूवमेंट्स करा सकते हैं। चेंज फ्रॉम अ सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजिशन, थ्रो अ बॉल फ्रॉम हैंड टू हैंड अबव आई लेवल। उसके बाद लास्ट आपके पास आ जाती है मूविंग अबाउट, वॉकिंग अप एंड डाउन अ स्लोप, वॉक अप एंड डाउन स्टेप्स, थ्रो एंड कैच अ बॉल, एनी गेम इन्वॉल्विंग स्टूपिंग, स्ट्रेचिंग एंड एमिंग। उसके बाद बीपीपीवी में और क्या चीज़ें आ जाती हैं, एप्ले, कैनालिलिथियसिस, एप्ले, कैनालिलिथियसिस। देन आपके पास आ जाता है कैनाली 3 पोजिशनिंग, यानी पार्टिकल रीपोजिशनिंग, जैसे हमने पढ़ा है कि उस तरह आप करवा सकते हैं, उसको मूव करना होता है आपने। देन मूव इनटू वेस्टिब्यूल, और क्योर रेट्स इसके 80% हो सकते हैं 1 ट्रीटमेंट में, 100% अगर कम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं तो। एप्ले क्या होता है, इसमें ये किया जाता है एप्ले में कि आपके जो पेशेंट है उसको पोजीशन, मतलब उसको एक पोजीशन में 3 मिनट्स के लिए आप मेंटेन करने के लिए कहते हैं। देन द हेड इज स्लोली मूव थ्रू एक्सटेंशन अंटिल द ऑपोजिट एयर इज डाउन। उसको हेल्पिक डिस्क पोजीशन भी कहते हैं। इसकी डायग्राम यहाँ पे स्लाइड्स में बनी हुई है, मैं जब स्लाइड शेयर करूँगी तो आप उसमें से देख लीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थर्ड आ जाती है आपकी वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी। वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी, वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी क्या होती है, वर्टाइगो इसमें हो सकता है, डिप्लोपिया, डिसार्थरिया, गेट एटेक्सिया एंड बायलेटरल सेंसरी एंड मोटर डिस्टर्बेंस हो सकती है। ट्रांजिएंट इस्कीमिया हो सकता है, लो स्ट्रोक का रिस्क होता है पेशेंट्स में, एंटीप्लेटलेट थेरेपी की जाती है, एस्प्रिन दे सकते हैं इसमें, और टिकलेट प्लेटलेट एग्रीगेट इनहिबिटर दिया जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग न्यूट्रोपीनिया कंडीशन जो है उसको आपने, उस पे रिस्क पे होता है पेशेंट। न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है एबनॉर्मल डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स काउंट, ओनली इन पेशेंट्स अनेबल टू टॉलरेट एस्प्रिन। माइग्रेन आ जाती है फोर्थ आपके पास। माइग्रेन हेडेक की एक टाइप होती है, कंकमिटेंट वर्टाइगो या डिसइक्विलिब्रियम इसमें सिम्टम्स आएंगे। हेडेक जो है वो कंट्रोल करती है
हेडेक कंट्रोल अगर आपका हो जाता है तो वो इम्प्रूव कर देती है आपका वर्टाइगो का सिम्टम। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसमें पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, मोशन इंटॉलरेंस, वेस्टिबुलर सिम्टम्स देखे जाते हैं। थेरीज जो हैं वो कहती हैं वास्कुलर ओरिजिन हो सकता है, एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी या ब्रेन स्टेम में कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, एबनॉर्मल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जीन्स आ सकते हैं। देन आज की फिफ्थ आ जाती है माइनर्स डिजीज़। माइनर्स डिजीज़ क्या होती है, इसकी डिफरेंट क्या कहते हैं ईयर्स में जो है डिफरेंट थेरीज प्रेजेंट की गई थी। हिस्ट्री में अगर हम देखें 1861 में उन्होंने कहा था कि ये क्लासिक सिम्टम्स इसमें एसोसिएटेड होते हैं लेबिरिंथ के साथ। फिर 1871 में उन्होंने कहा कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथिन की डायलेशन की वजह से माइनर्स डिजीज़ कॉज हो सकता है। 1938 में उन्होंने कहा कि टेम्पोरल बोन जो है उसमें हाइड्रोप्स कंडीशन डेवलप हो जाए। हाइड्रोप्स होता है कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिल्डअप स्टार्ट हो जाए, तो उस वजह से ही डेवलप हो सकता है। 1972 में अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओटोलेरेंजोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी वालों ने ये कहा कि डिज़ीज़ का क्राइटेरिया डायग्नोज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए वो आगे हम पढ़ेंगे। 1985 जो है उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रॉपर उसकी डेफिनेशन दे दी और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। 1995 में जो है रिवाइज हो गई उसकी डेफिनेशन और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो दोबारा देखे गए। तो इसकी डेफिनेशन ये है, डिजीज़ ऑफ मेम्ब्रेनस इनर एयर करेक्टराइज्ड बाय डेफनेस, वर्टाइगो एंड यूजुअली टिनाइटस। टिनाइटस होता है सेंस ऑफ नॉइज़ और रिंगिंग इन द ईयर्स कंडीशन को कहते हैं, which has its pathologic correlate hydropic distinction of endolymphatic system। फिर synonym इसका है endolymphatic hydrops। उसके बाद इसमें आ जाता है ये इडियोपैथिक है। माइनर सिंड्रोम हो सकता है, सेकेंडरी ट्रॉमा, इसमें सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ट्रॉमा, वायरल इन्फेक्शन, सिफिलिस जो आपका इंटरकोर्स से डेवलप हो सकता है कोई इन्फेक्शन। कोगन सिंड्रोम, कोगन सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास जो है इनर ईयर और आइज़ इफेक्ट होती हैं और सिम्टम्स जो हैं उसमें इरिटेशन और पेन होती है आइज़ में। देन आपका ऑस्टोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन हो सकती है। ऑस्टोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव डेफनेस हो सकती है ड्यू टू ओवरग्रोथ ऑफ बोन इन द इनर ईयर। और ऑटो इम्यून डिजीजेज इसके सेकेंडरी कॉजेज़ में आ जाते हैं। देन अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑस्टोलेरेंजोलॉजी जो है उसने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो डिफाइन किया था उसमें एपिसोडिक वर्टाइगो उन्होंने कहा था कि हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लास्टिंग मिनट्स टू आवर्स, रिकरेंट हो सकती है, मस्ट हैव 2 एपिसोड्स ग्रेटर देन 20 मिनट्स, निस्टैग्मस हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, रोरिंग टिनाइटस, ऑरल प्रेशर। फिर आ जाता है लर्मोइज सिंड्रोम। लर्मोइज सिंड्रोम क्या होता है, वेरिएंट ऑफ माइनर्स डिजीज़ होता है, रिवर्स माइनर्स कंडीशन को आप लर्मोइज सिंड्रोम कहते हैं। इनिशियली इसमें हेयरिंग लॉस मिलता है और टिनाइटस हो सकता है, डेवलप हो सकता है प्रोलॉन्गर पीरियड्स के साथ, प्रोलॉन्ग पीरियड्स के तक ये परसिस्ट करता है। वर्टाइगो जो है वो डेवलप हो जाता है विद इम्प्रूवमेंट ऑफ हेयरिंग एंड टिनाइटस। और इसमें टुमार्किन क्राइसिस जो है, टुमार्किन क्राइसिस जो है वो डेवलप हो सकता है। वो क्या होता है टुमार्किन क्राइसिस, टुमार्किन क्राइसिस ये होता है कि उसमें सडन अनएक्सप्लेन्ड फॉल विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एसोसिएटेड वर्टाइगो, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रिकल और सेक्यूल, कॉक्लियर हाइड्रोप्स हो सकते हैं और वेस्टिबुलर हाइड्रोप्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑफ एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, उसमें प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, सेकेंडरी सिफिलिस की वजह से हो सकते हैं, अर्ली ऑनसेट हो सकता है, डिलेड ऑनसेट हो सकता है, टिपिकल या एटिपिकल या वेस्टिबुलर या कॉक्लियर इन ओरिजिन हो सकते हैं। देन उसके बाद डेफिनेट माइनर्स डिजीज़ का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या था, उसमें 2 और मोर डेफिनेटिव स्पॉन्टेनियस एपिसोड्स होनी चाहिए वर्टाइगो की 20 मिनट्स और लॉन्गर, ऑडियोमेट्रिकली डॉक्यूमेंटेड उसको करते हैं। और उसके बाद टिनाइटस हो सकता है, ऑरल फुलनेस हो सकती है ईयर में, और कॉजेज़ जो हैं अदर वो उसको एक्सक्लूड किया जाता है। और स्टेजिंग चार्ट होता है, उसमें स्टेजेस इसकी इस तरह से आ जाती हैं कि 1 स्टेज में जो है वो लेस देन 25 होगा, 2 जो है वो 26 to 40, 3 जो है वो 41 to 70 और 4 जो है वो ग्रेटर देन 70 वैल्यू में लाई करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एटियोलॉजी, इसकी जेनेटिक हो सकती है, एनाटॉमिकल, ट्रोमेटिक, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, ऑटो इम्यून या साइकोसोमेटिक।
पैथोफिजियोलॉजी में ये जो है एंडोलिम्फेटिक आई ड्रॉप्स लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और रीजनर्स मेम्ब्रेन जो है वो बल्ज हो सकता है आपके स्केला वेस्टिब्यूल में। स्केला वेस्टिब्यूल क्या होता है? अपर बोनी पैसेज ऑफ कोक्लिया को कहते हैं। और इसके अलावा माइक्रो रप्चर हो सकता है जो कि एपिसोडिक अटैक कॉज कर सकता है और रिजॉल्व हो जाएगा जब उसका टीयर जो है वो हील अप हो जाएगा। थेरीज बिहाइंड एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, उसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हाइपोप्लेजिया हो सकता है, डक्ट या सैक का, ऑल्ट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फ, ऑल्ट्रेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ, ऑटोइम्यून इंसल्ट, वास्कुलर ओरिजिन और वायरल एटियोलॉजी हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी में आपके पास फिर कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज आ जाती है सबसे पहले, उसमें ग्रेजुअल डिस्टेंशन होती है। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होती है? प्रोड्रोमल स्टेज वो स्टेज है जहां आपको कोई सिम्टम स्टार्ट हुआ, इनिशियल सिम्टम से लेके स्टार्ट ऑफ एनी इलनेस या डिजीज़, इसमें डिस्टेंशन मिलती है आपको इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद सेकेंड आपके पास आ जाता है डिस्टेंशन जो है वो थिनिंग या एट्रोफी कर जाती है मेम्ब्रेन, रेजनर्स मेम्ब्रेन की। थर्ड स्टेप ये आ जाता है कि एट्रोफी हो गई, उसके बाद रप्चर हो सकता है या सडन रिलीज हो सकता है फ्लूइड का। फोर्थ आपके पास आ जाता है सेंसरी और न्यूरल स्ट्रक्चर जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। फिफ्थ आपके पास आता है सडन वर्टाइगो, सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे पेशेंट में। और वर्टाइगो के बाद आपके पास आ जाता है कि पेरिलिम्फेटिक कंपार्टमेंट जो है वो नॉर्मल की तरफ रिस्टोर होना शुरू हो जाता है जैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस, इसका वही स्टेजिंग क्राइटेरिया आ जाएगा इसमें। ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आप TFT टेस्ट करते हैं, ट्यूनिंग फॉग टेस्ट भी इसको कहते हैं या रैंगी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इंडिकेट होता है। फिर इसमें क्या करते हैं कि प्लेस करते हैं ट्यूनिंग फॉग को ऑन द मेस्टोइड बोन और उसमें एडजेसेंट टू आउटर ईयर, उसमें अगर उसको टिनाइटिस वाला सिम्टम आएगा तो आप कहेंगे कि ये जो है पॉजिटिव है टेस्ट और इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिर आपका PTA टेस्ट होता है, प्योर टोन एवरेज टेस्ट, उसमें एवरेज ऑफ हियरिंग थ्रेशोल्ड लेवल चेक किया जाता है बाय अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसीज, उसमें 500, 1000, 2000 और 4000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई जाती है और फिर देखा जाता है कि क्या उसका वो है। अर्ली डिजीज़ में इसमें लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है और लेट डिजीज़ में हाई फ्रीक्वेंसी। फिर स्पीच रिसेप्शन आप करते हैं, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर आप चेक करते हैं, टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट आप चेक करते हैं, उसमें स्टेपीडियल रिफ्लेक्स करते हैं। स्टेपीडियल रिफ्लेक्स आपका जो है उसमें ये होता है कि आपने इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टेपीडियल रिफ्लेक्स में, दैट अकर्स इन द मिडल ईयर इन रिस्पॉन्स टू लाउड साउंड स्टिमुलाई और व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स टू वोकलाइज। और इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी कर सकते हैं, ग्लिसरोल टेस्ट कर सकते हैं। वेस्टिबुलर फंक्शन चेक करने के लिए आप कैलोरिक टेस्ट या इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी करते हैं। इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी जो है वो आपका टेस्ट होता है टू रिकॉर्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ आइज, एक्सरे ऑफ टेम्पोरल बोन, CT स्कैन, MRI विद एंड विदाउट कंट्रास्ट। वास्कुलर इमेजिंग में नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव टेस्ट करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ फॉलोइंग फुल ब्लड काउंट, ESR, T3, T4 एंड TSH, यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करेंगे। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लूकोज एंड GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ट्रीटमेंट में जनरल मैयर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाता है। जनरल मैयर्स में डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सॉल्ट, कैफीन और अल्कोहल, निकोटीन की रिडक्शन करेंगे डाइट में, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, इंटरमिटेंट हाइड्रेशन, अवॉइड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग बॉडी बैलेंस, रीएश्योरेंस, बेड रेस्ट। मेडिकल थेरेपी में डायूरेटिक्स दे सकते हैं, वेजोडाइलेटर्स या लेबरेंथिन सेडेटिव्स दे सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ सिम्टोमेटिक रिलीफ ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड्स, उसमें वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स दे सकते हैं, बेंजोडाइजेपाइंस, प्रोफाइलेक्सिस बिटवीन एक्यूट एपिसोड्स टू रिड्यूस एंडोलिम्फेटिक एक्यूमुलेशन, उसमें सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन करते हैं, डायूरेटिक थेरेपी और हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन थेरेपी। इंट्राटिम्पैनिक एब्लेशन कर सकते हैं, ये सर्जरी होती है जिसमें रिमूव कर देंगे आप वहाँ से जो भी कॉज कर रहा होगा आपका
वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं इनिशियली, वर्टाइगो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑल पेशेंट में प्रोफाउंड हियरिंग लॉस अगर मिलता है पेशेंट्स में तो आप जो है एमाइनोग्लाइकोसाइड थेरेपी करेंगे। मेनाइट डिवाइस जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस। उसमें क्या करते हैं, ट्रांसटिम्पेनिक माइक्रो प्रेशर ट्रीटमेंट होता है ये। इसमें एयर जो है वो प्रेशर से जो है डिलीवर होती है इन द इनर स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर, और उससे आपका जो है प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है ईयर ड्रम में, और वो जो मिडल एयर को जो है उसमें एरेशन या वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती जाएगी, और आपका जो है वर्टाइगो डिजीनेस के सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड होते जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास आदत है प्रिकॉशंस एंड प्री रिक्विजिट्स फॉर सर्जरी। एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए, फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट लीड्स टू सर्जरी अप्रोच। रिस्क और बेनिफिट्स देखने हैं, बायलैटरलिटी ऑफ द डिजीज़ और हेल्थ स्टेटस देखेंगे। माइनर्स डिजीज़ की क्लासिफिकेशन में आपके पास आदत है कंजर्वेटिव, एब्लेटिव या मिसलेनियस। कंजर्वेटिव सर्जरी में जो है सैक सर्जरी हो सकती है, एंडोलिम्फेटिक सैक डीकम्प्रेशन, एंडोलिम्फेटिक मेस्टोइड शंट, एंडोलिम्फेटिको सबएरेक्नोइड शंट, सेलेक्टिव वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन सेक्यूलोटमी। ये सिर्फ आप लोगों ने नाम देखने हैं कि कौन कौन सी सर्जरीज हो सकती हैं। फिर एब्लेटिव में रेजिडुअल हियरिंग सेक्रीफाइस हुई हो सकती है, उसमें लेब्रिंथेक्टमी करते हैं, लेब्रिंथेक्टमी विद कॉक्लिया वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी। और यूनिलेटरल डिजीज़ में सर्विसेबल हियरिंग होगी, कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे, उसमें सैक सर्जरी करते हैं। पुअर हियरिंग में एब्लेटिव सर्जरी या लेब्रिंथेक्टमी करते हैं। बायलेटरल डिजीज़ में बोथ ईयर्स जो हैं उसकी गुड हियरिंग अगर होगी तो सैक सर्जरी करेंगे। ओनली हियरिंग ऑफ एयर जो है वो अफेक्टेड है अगर 1 ईयर, तो उसमें आपके पास सैक सर्जरी आ जाती है। बोथ की अगर पुअर है तो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज और नर्व सेक्शन करते हैं। माइनर्स एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी का एम क्या होता है, टू प्रिजर्व बोथ ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर फंक्शन। प्रिंसिपल्स इसमें ये आ जाते हैं, डीकम्प्रेस और ओपन सैक, इंक्रीज ड्रेनेज एंड रिजॉर्प्शन, एलिमिनेट हाई ड्रॉप्स और डिक्रीज सिम्टम्स। फिर एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं, आपके पास फील्ड मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, ओनली हियरिंग ऑफ एयर, सिंगल एयर जो है वो अफेक्टेड हो, फ्लक्चुएटिंग हेयर लॉस हो सकता है 2 to 3 ईयर से, और मेडिकल ट्रीटमेंट से जो मैनेज ना हुआ। कॉन्ट्राइंडिकेशंस पुअर हियरिंग, डेक्रीमेंटल ग्लिसरोल टेस्ट। माइनर्स प्रोसीजर ये होता है कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी कर देते हैं। इसमें आइडेंटिफाई ये क्या करता है, लेटरल और पोस्ट सेमीसर्कुलर कैनाल को, वर्टिकल सेगमेंट ऑफ 7th नर्व को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और पोस्टीरियर फॉसा ड्यूरल प्लेट को आइडेंटिफाई करने के बाद डोनाल्डसन लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। डोनाल्डसन लाइन क्या होती है, इट इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल सेमीसर्कुलर कैनाल एंड बाइसेक्ट्स द पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल इनटू 2 पार्ट्स। सैक आइडेंटिफाई करके उसको ओपन कर दिया जाता है। एडवांटेजेस सैक सर्जरी की क्या होती हैं, बेटर हियरिंग, नो पोस्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, लेस रिस्क, प्रिजर्व बोथ कंपोनेंट्स। कॉम्प्लिकेशंस, फेशियल नर्व इंजरी, हेयरिंग लॉस, CSF लीक, मेनिंजाइटिस, लेबिरिंथेक्टमी फाइनल सर्जिकल ऑप्शन होता है ये, और ये ट्रांसकिनाल या ट्रांसमेस्टोइड हो सकती है। इंडिकेशन यूनिलेटरल पुअर हियरिंग लॉस या नेगेटिव ग्लिसरोल टेस्ट। ओवरव्यू में आपके पास आता है एक्यूट थेरेपी करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन, नॉन इन्वेजिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, और थर्ड आपके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव थेरेपी आ जाती है। उसमें मेडिकल में आप दे सकते हैं उनको इंट्राटिम्पैनिक स्टीरॉइड, सर्जिकल में मेस्टॉइड शंट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव थेरेपी में मेडिकल में इंट्राटिम्पैनिक जेंटामाइसिन दे सकते हैं ड्रग, सर्जिकल में नर्व सेक्शन और लेब्रिंथेक्टमी करते हैं। तो ये आपका वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें डिसऑर्डर्स हमने देखे किस किस तरह से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ये पढ़ा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग सेरिबेलर डिसऑर्डर्स पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।